dear learners. In today's video, I am going to discuss about the culture media which is used in plant and animal tissue culture. आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कल्चर मीडिया जो कि हम प्लांट या एनिमल टिश्यू कल्चर में यूज़ करते हैं। तो पार्टिकुलरली इस वीडियो में हम जैसे कि कल्चर मीडिया क्या होता है, जो भी कल्चर मीडिया के टाइप्स हैं उन टाइप्स को हम स्टडी करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि कल्चर मीडिया प्रिपरेशन कैसे करवाई जाती है और जो भी कल्चर मीडिया है उसमें सप्लीमेंट्स कौन कौन से देने पड़ते हैं या जो भी इसमें कंपोनेंट्स लगते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सो इन दिस लेक्चर हम ये सारे कंटेंट सारे टॉपिक्स जो हैं वो वन बाय वन स्टडी करेंगे एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ MSc बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी HP यूनिवर्सिटी सिलेबस दैट इज़ टूल एंड टेक्निक्स। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कल्चर मीडिया क्या होता है या सेल कल्चर मीडिया क्या है। जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा मीडियम होगा जो किसी सेल को ग्रोथ करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सिंपल सी बात कि जो कल्चर मीडिया होता है वो एक्चुअल में एक ग्रोथ मीडियम है। अब कल्चर मीडियम जो है वो लिक्विड भी हो सकता है या जेल की फॉर्म में भी हो सकता है और इसका पर्टिकुलरली मेन फंक्शन क्या आता है कि जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या सेल्स हैं या फिर स्मॉल प्लांट्स हैं उनको ग्रोथ और सपोर्ट जो है ये मीडियम क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो कल्चर मीडियम का मेन फंक्शन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सेल्स या प्लांट्स की ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करता है। तो कल्चर मीडियम में हम कुछ ऐसे कंटेंट को ऐड करते हैं जो कि प्लांट्स को या एनिमल टिश्यूज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं एनर्जी, और ऐसे कंपाउंड्स हम ऐड करते हैं जो कि सेल साइकिल को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो जो भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कल्चर मीडियम है उस मीडियम में हमने एडिशन में लगाए होते हैं, जैसे कि एमिनो एसिड्स होंगे, वाइटामिन्स होंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे, ग्लूकोज है या फिर सीरम एज अ सोर्स ऑफ ग्रोथ जो है हम ऐड करते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, साथ में हम कुछ अटैचमेंट फैक्टर्स जो हैं उनको भी क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स का यूज़ किया जाएगा और जो भी मीडियम है दैट प्ले ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द pH एंड ऑस्मैलिटी। तो होपफुली आपको इस स्लाइड से ये तो क्लियर हो गया होगा कि कल्चर मीडियम क्या होता है। एक्चुअल में ग्रोथ मीडियम है और कल्चर मीडियम में हम कौन कौन से सप्लीमेंट जो है उनको सप्लाई करेंगे वो हम नेक्स्ट के स्लाइड्स में देखते हैं। तो अगेन जैसा कि कल्चर मीडियम मैंने आपको बता ही दिया कि ये मेन हमें न्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी कंपोनेंट्स है सेल ग्रोथ सेल डिवीज़न के लिए उसको ये प्रोवाइड करता है। जो भी हम मीडिया को चूज़ करते हैं वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप ऑफ सेल को हम कल्चर करवा रहे हैं और हमारे कल्चर करवाने का मेन पर्पस क्या है। मतलब कि क्या हम सेल की ग्रोथ, सेल का डिफ्रेंसिएशन या फिर किसी प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा मीडिया का चॉइस जो है वो डिपेंड करता है। अब मीडियम जैसे कि नेचुरल मीडियम या फिर आर्टिफिशियल मीडियम, नाम से क्लियर हो रहा है नेचुरल मीडियम क्या होगा, जिसका ओरिजिन कैसा होता है, नेचुरल होता है, या फिर उसमें जो भी सफिशिएंट न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है वो प्रेजेंट होती है किसी भी सेल या एनिमल के प्रोलिफरेशन के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो क्लॉट्स होते हैं या बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं या टिश्यू एक्सट्रैक्ट्स आते हैं, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल मीडिया। इसी तरह से जो आर्टिफिशियल मीडियम होता है, जैसे आर्टिफिशियल बोल रहे हैं तो इसको ऑब्वियसली आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाएगा, केमिकली सिंथेसाइज किया जाएगा, जिसमें कि सीरम कंटेनिंग मीडिया है, सीरम फ्री मीडिया है, केमिकली डिफाइंड मीडिया है और साथ में प्रोटीन फ्री मीडिया आते हैं इसमें।
इसी तरह से अगर थोड़ा सा मैं टिश्यू कल्चर की तरफ करूँ, प्लांट टिश्यू कल्चर, तो प्लांट टिश्यू कल्चर में जैसे कि वाइट मीडियम है, MS मीडियम है, B5 मीडियम है, N6 मीडियम है और नीश मीडियम आता है। जैसे कि वाइट मीडियम की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि रूट कल्चर डेवलपमेंट में वाइट मीडियम जो है उसको यूज़ किया जाता है, और जो अर्लीस्ट प्लांट टिश्यू कल्चर्स होती थी उनमें रूट डेवलपमेंट के लिए वाइट मीडियम जो है उसको यूज़ करते थे। इसी तरह से MS मीडियम है जो कि मोरशेग एंड स्कूग मीडियम जो है वो बोलते हैं, और इसका पर्टिकुलरली इस मीडियम का यूज़ क्यों किया जाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए या रीजनरेशन ऑफ प्लांट्स, जो भी कल्चर टिश्यू है उसमें रीजनरेशन के लिए। तो जैसा कि आप सबको पता है, जो भी बच्चे टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं उनको पता है कि वाइडली यूज्ड मीडियम जो हम यूज़ करते हैं टिश्यू कल्चर में वो MS मीडियम जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है। इसी तरह से हमारे पास आता है B5 मीडियम, जिसको कि डेवलप किसने किया था, गैम्बॉर्ग ने। और जो B5 मीडियम होता है इसका जो ओरिजिनली डिज़ाइंड है वो सेल सस्पेंशन और कैलस कल्चर को ग्रो करवाने के लिए B5 मीडियम का यूज़ करते हैं। तो आजकल जैसे कि इसकी मॉडिफिकेशंस देखी जा रही हैं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर में भी B5 मीडियम को मॉडिफाई करके यूज़ किया जा रहा है। इसी तरह से हमारे पास आता है N6 मीडियम, च्यू फॉर्मुलेटेड। तो च्यू साइंटिस्ट है जिसने इस मीडियम को फॉर्मुलेट किया है, और ज़्यादातर जैसे कि एंथर कल्चर में या बाकी टिश्यू कल्चर में N6 मीडियम जो है उसका यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे पास आता है नीश मीडियम। तो ये जो नीश मीडियम है, नीश एंड नीश ने इसको डिज़ाइन किया था पर्टिकुलरली फॉर एंथर कल्चर। इसी तरह से जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो MS मीडियम है दैट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम, और जो ज़्यादातर जो भी हमारे डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ हैं या कल्चर सिस्टम है उसमें MS मीडियम जो है उसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड में पर्टिकुलरली आप प्लीज़ ध्यान रखना कि जो भी हमने मेजर टाइप ऑफ मीडिया एक्सप्लेन किए हैं दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स, चाहे वाइट मीडियम है, MS मीडियम है, V5 मीडियम है, N6 मीडियम है या फिर नीश मीडियम है। अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, टाइप ऑफ सेल कल्चर मीडिया। तो दिस क्लासिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि कल्चर मीडिया मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आर्टिफिशियल मीडियम हो सकता है, नेचुरल मीडियम हो सकता है। हाँ, अगर आर्टिफिशियल मीडियम की ही बात करें तो ये सीरम कंटेनिंग मीडिया भी हो सकता है, सीरम फ्री मीडिया भी हो सकता है, प्रोटीन फ्री मीडिया, और साथ में केमिकली डिफाइंड मीडिया में क्लासीफाई होता है हमारा आर्टिफिशियल मीडियम। इसी तरह से सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल मीडियम। जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया कि जो भी नेचुरल मीडियम होगा उसमें ऑब्वियसली नेचुरली कंटेनिंग बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होंगे, और जो भी नेचुरल मीडिया होता है वो ज़्यादातर हम एनिमल सेल कल्चर के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन जो मेजर डिसएडवांटेज रहती है इस नेचुरल मीडिया को यूज़ करने से कि इसकी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है वो कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, तो मेन डिसएडवांटेज नेचुरल मीडिया को यूज़ करने का ये रहता है कि जो भी हमारे पास जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी, क्योंकि ऑब्वियसली हमें उसके कंटेंट या एग्जैक्ट कंपोजिशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है उस पर्टिकुलर सेल का वो कैसा रहेगा, इसमें कम रहेगा। तो नेचुरल मीडिया जो है इसके साथ ये कुछ डिसएडवांटेजेस जो हैं वो रहती हैं। इसी तरह से आर्टिफिशियल मीडियम, जिसको कि हम केमिकली या सिंथेटिकली बनाते हैं, और इसमें हम खुद अपने हिसाब से जो भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक है, या वाइटामिन हैं, सॉल्ट है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, या सीरम प्रोटीन कार्बो हैं, या कोफैक्टर्स हैं, उनको हम एडिशन करते हैं। तो डिफरेंट आर्टिफिशियल मीडिया जो है वो डिवाइस किए जाते हैं हमारे डिफरेंट वेरियस पर्पसेस के लिए। जैसे कि क्या पर्पस हो सकता है आर्टिफिशियल मीडिया को यूज़ करने का, जैसे कि इमीडिएट सर्वाइवल। तो इमीडिएट सर्वाइवल में जो भी बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें हम स्पेसिफिक pH और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड सर्वाइवल,
तो प्रोलॉन्ग्ड सर्वाइवल में बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन सप्लीमेंटेड विद वेरियस फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सीरम। इसी तरह से इंडेफिनिट ग्रोथ एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो आर्टिफिशियल मीडियम में क्योंकि हमें पता है कि हमने इसमें क्या क्या एडिशन किया हुआ है, तो इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल मीडिया, जैसे कि आर्टिफिशियल मीडिया की ग्रुपिंग अगर हम देखें तो जैसा मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया कि सबसे पहले हमारे पास आता है सीरम कंटेनिंग मीडिया। जैसे कि इसमें आता है फीटल बोवाइन सीरम, जो कि ज़्यादातर मोस्ट कॉमन सप्लीमेंट यूज़ करते हैं एनिमल सेल कल्चर मीडियम में, और ये लो कॉस्ट सप्लीमेंट है और ये ऑप्टिमम कल्चर मीडियम प्रोवाइड कर सकता है। जो सीरम प्रोवाइड करता है, सीरम को हम एज अ कैरियर या एज अ चिलेटर जो है उसको यूज़ करते हैं फॉर लेबाइल या फिर वाटर इंसॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स में। इसी तरह से इसमें हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, प्रोटीन इनहिबिटर्स और बाइंड्स एंड न्यूट्रलाइज द टॉक्सिक मॉइटीज़। तो फीटल बोवाइन सीरम में हमने जो भी चीज़ें एडिशन में लगाई होती हैं उसके लिए जो सीरम है वो क्या एक्ट करता है, एज अ कैरियर, एज अ चिलेटर। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जैसे कि अभी हमने बात की है सीरम कंटेनिंग मीडियम, तो जैसा कि ये हमने बात की सीरम कंटेनिंग मीडियम की, इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारे पास सीरम फ्री मीडियम। तो सीरम फ्री मीडियम में क्या बताया है कि जैसे कि मान लो अगर आप मीडियम में सीरम को ऐड करते हैं तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं। हो सकता है कि जो मिस इंटरप्रटेशंस है, ये इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, उसमें कुछ वेरिएशन आ जाए अगर आप सीरम को ऐड करें। तो ज़्यादातर जो भी मीडियम तैयार किए जाते हैं वो सीरम फ्री मीडियम है। तो जैसे कि ये जो मीडियम होते हैं ये जनरली स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड होते हैं ताकि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सके कल्चर ऑफ द सिंगल सेल टाइप। जैसे कि हमारे पास आता है नॉकआउट सीरम रिप्लेसमेंट एंड नॉकआउट DMEM फ्रॉम थर्मो फिशर साइंटिफिक फॉर स्टेम सेल्स एंड इनकॉर्पोरेट डिफाइंड क्वांटिटीज ऑफ द प्योरीफाइड ग्रोथ फैक्टर्स। तो इसमें हमने लिपोप्रोटीन्स या बाकी के प्रोटीन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि पर्टिकुलरली सीरम प्रोवाइड करता है। तो ऑब्वियसली इसमें सीरम ऐड नहीं किया है, तो ये सारे कंपोनेंट्स हमें खुद से क्या करने पड़ते हैं, ऐड कर सकते हैं। So these media are also referred to as defined culture media। तो सीरम फ्री मीडिया को आप और क्या बोलते हैं, डिफाइंड कल्चर मीडिया। सिंस द कंपोनेंट इन दिस मीडिया आर नोन, क्योंकि हमें इसमें जो भी कंपोनेंट हमने ऐड किए होते हैं वो हमें ऑलरेडी पता होते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी हमारे ये सीरम मीडिया है या जो भी सीरम फ्री मीडिया है वो किस तरह से मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरह से हमारे पास आता है केमिकली डिफाइंड मीडिया। तो केमिकली डिफाइंड मीडिया में क्या होता है, कंटेमिनेशन फ्री अल्ट्रा प्योर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स, और इसके साथ साथ इसमें क्या हो सकता है, प्योर प्रोटीन एडिटिव्स जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स हमने ऐड किए होते हैं। देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर produced in bacteria or yeast by the genetic engineering with the addition of vitamin, cholesterol, specific amino acid and fatty acid। तो हम chemically defined media जो है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसमें contamination free media जो है वो ज़्यादातर प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह से प्रोटीन फ्री मीडिया। तो प्रोटीन फ्री मीडिया जो होगा ऑब्वियसली नाम से क्लियर हो रहा है भाई कि इसमें कोई भी प्रोटीन नहीं होगी एंड इट ओनली कंटेन नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सीरम सप्लीमेंटेड मीडिया से, तो यूज़ ऑफ प्रोटीन फ्री मीडिया प्रमोट द सुपीरियर सेल ग्रोथ एंड प्रोटीन एक्सप्रेशंस एंड फैसिलिटेट द डाउनस्ट्रीम प्योरिफिकेशन ऑफ एनी एक्सप्रेस्ड प्रोडक्ट्स। तो डाउनस्ट्रीम प्योरिफिकेशन जो है वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर्मुलेशन जैसे कि हमारे पास MEM है या RPM 1/1640 है, ये कैसे होते हैं, प्रोटीन फ्री होते हैं एंड प्रोटीन सप्लीमेंट इज़ प्रोवाइडेड व्हेन रिक्वायर्ड। तो प्रोटीन फ्री मीडिया में हम प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। इसी तरह से अगेन यहाँ पर जो स्लाइड रिप्रेजेंट की है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया
कि कुछ नेचुरल मीडियम है, कुछ आर्टिफिशियल मीडियम है। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम ले लेते हैं कि अगर नेचुरल मीडियम की बात कर रहे हैं तो इसमें बायोलॉजिकल मीडियम, टिश्यू एक्सट्रैक्ट और क्लॉट्स आते हैं। बायोलॉजिकल मीडियम में आप जैसे कि प्लाज्मा है, सीरम है, लिम्फ है, या ह्यूमन प्लेसेंटल कॉर्ड सीरम है, या एमनियोटिक फ्लूइड्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। टिश्यू एक्सट्रैक्ट्स में देखें तो जैसे कि लीवर, स्प्लीन, ट्यूमर, ल्यूकोसाइट्स या बोन मैरो, इनका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको यूज़ करते हैं, या फिर जो एक्सट्रैक्ट होता है बोवाइन एम्ब्रियो का या चीक एम्ब्रियो का, उसको यूज़ किया जाता है। क्लॉट्स में क्या यूज़ करेंगे, कोआगुलेंट्स या फिर प्लाज्मा क्लॉट्स का यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आर्टिफिशियल मीडिया की बात करें तो बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन है, बेसल मीडिया है और साथ में कॉम्प्लेक्स मीडिया है। बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन में जैसे कि ईगल बीएस आता है, हैंक बीएस है, या बेसल मीडियम में MEM या DMEM है। इसी तरह से जो हमारे कॉम्प्लेक्स मीडियम है, इसमें जैसे कि हमारे पास आता है RPM1 1640, या फिर हमारे पास आता है IMDM मीडियम। तो आप यहाँ से थोड़ा सा लर्न कर सकते हैं कि नेचुरल मीडियम में क्या क्या है या आर्टिफिशियल मीडियम में क्या यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है ईगल बेसल मीडियम है, या ईगल मिनिमम एसेंशियल मीडिया है, या फिर हमारे पास डिल्बैको मॉडिफाइड एसेंशियल मीडियम आता है, स्कॉब्स मॉडिफाइड डिल्बैकोज मीडियम है जिसको हम IMDM बोल रहे हैं, या RPM I 1640 का मतलब क्या है, रोजीवेल्ट पार्क मेमोरियल इंस्टीट्यूट। इसी तरह से हैम्स F12 है। जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो कौन कौन से लगते हैं, जैसे ग्लूकोज है, फैट्स और फैटी एसिड है, लिपिड फॉस्फोलिपिड्स है या सल्फोलिपिड्स हैं, ATP एमिनो एसिड्स हैं, वाइटामिन्स हैं और मिनरल्स का यूज़ किया जाता है। और सीरम की अगर बात करें तो सीरम जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, ग्रोथ फैक्टर्स या फिर हार्मोन्स, सेल एडिशन फैक्टर्स और बाकी के फैक्टर्स जो हैं, जो कि ज़्यादातर मेमेलियल सेल्स को उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में चाहिए, वो सीरम प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे पास आता है FCS है, FBS है, CS है, HS है, या फिर हमारे पास HOS है। लिमिटेशन ऑफ सीरम। अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर सीरम को हम ऐड नहीं कर रहे हैं या सीरम फ्री मीडिया है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि हमें सीरम का हो सकता है कि हमें इसका केमिकल कंपोजिशन जो वो क्लियर कट नहीं पता है, और साथ में इट कैन बी सोर्स ऑफ एडवेंटिशियस एजेंट्स एंड देयर बाई प्रोडक्ट्स, ऐसा भी हो सकता है। सीरम ऑल्सो प्रेजेंट अ वेरिएबल परफॉर्मेंस ऑफ द सेल ग्रोथ एंड इट एट द सब्सटेंशियल कॉस्ट। जब भी हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करें तो हो सकता है सीरम एडिशन की वजह से कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आए, और अवेलेबिलिटी भी इसकी थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है, तो इसीलिए हम सीरम फ्री मीडिया जो है उसको यूज़ करते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया। वैसे अब सीरम फ्री मीडिया में हम क्या करेंगे, जैसे जो भी अमाइनो एसिड्स हैं या ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, हार्मोन्स हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं या एडिशन फैक्टर्स हैं, उनको हम ऐड ऑन करते हैं। जो एडिशन फैक्टर्स हैं दे आर एडेड एंड दे आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द इंटरसेलुलर सब्सटेंस एंड द सीरम। तो एडिशन फैक्टर एक्चुअली सीरम के मेन पार्ट होते हैं, जो कि हम सीरम फ्री मीडिया में हमें खुद से क्या करने पड़ते हैं, ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कि फाइब्रोनेक्टिन है, कोलेजन है या लैमिनिन है। सो प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सीरम फ्री मीडिया इज टू प्रमोट द स्पेशल ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सेल। तो जो भी हम स्पेसिफिक ग्रोथ है पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, उसको प्रमोट करने के लिए हम सीरम फ्री मीडिया जो है उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसी तरह से केमिकली डिफाइंड मीडिया, जैसा कि मैंने ऑलरेडी ये स्लाइड्स रिपीटेड हैं, तो केमिकली डिफाइंड मीडिया जैसे कि कंटेमिनेशन फ्री या अल्ट्रा प्योर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और इसमें हमने ऐड किया होता है जैसे कि कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं या प्योर प्रोटीन एडिटिव्स हैं, उनको यूज़ करते हैं। और ऑब्वियसली केमिकली डिफाइंड मीडिया है, तो जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स हमने एडिशन में लगाए होते हैं दे ऑल आर नोन टू अस। प्रोटीन फ्री मीडिया मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये रिपीटेड स्लाइड्स हैं। तो प्रोटीन फ्री मीडिया में हम प्रोटीन जो है उसका एडिशन नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, जैसे कि MEM है या RPMI 1640 है
ये प्रोटीन फ्री मीडिया होते हैं, और जब भी हमें लगता है कि इसमें प्रोटीन का एडिशन करना है, उस वक्त हम खुद से प्रोटीन जो है उसको क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, जो भी रिक्वायर्ड है उसी को ऐड करेंगे। इसी तरह से अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडिया। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ या जो रिक्वायरमेंट्स है वो किसी पर्टिकुलर मीडिया या कल्चर मीडिया की होनी चाहिए। जैसे पीएच 7.4, और इंडिकेटर जो यूज़ होता है फिनोल रेड। जो भी ऑक्सीजन है वो डिपेंड करता है कि ग्लाइकोलिसिस फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सेलेनियम कंट्रोल ऑक्सीजन डिफ्यूजन, एंड ग्लूटाथायोन एक्ट एज द फ्री रेडिकल सिक्वेंचर। सो टेम्परेचर कितना प्रोवाइड करना है, अगर जैसे कि मान लो मैमल्स हैं 37 डिग्री सेल्सियस, बाकी 5 डिग्री प्लस माइनस जो है वो एक्सेप्टेबल है। ह्यूमिडिटी, तो सेल ग्रोथ के लिए 100% ह्यूमिडिटी जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस द इवेपोरेशन ऑफ द मीडिया। एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स में जैसे कि पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, या फिर जेंटामाइसिन है, वो बैक्टीरिया के लिए क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। तो ये क्वांटिटी भी यहाँ पर लिखी है, जैसे कि 100 mg/ml स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी, या 50 mg/ml जेंटामाइसिन हो गई, या पेनिसिलिन जो है वो 100 μ/ml जो है हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बफर्स, अब बफर्स में जैसे कि बाइकार्बोनेट्स हैं या फिर हमारे पास HEPES है। सो बाइकार्बोनेट बफर्ड मीडिया जो है दैट रिक्वायर द कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर, और जो हमारे पास HEPES ये स्ट्रॉन्ग केमिकल बफर है, और इसका जो पीएच रेंज रहता है वो 7.2 से लेकर 7.6 है। इसी तरह से कीटो एसिड्स, तो जो कीटो एसिड्स होते हैं जैसे ऑक्सैलो एसीटेट या पायरुवेट हैं, ये इंटरमीडिएट होते हैं किसी भी ग्लाइकोलिसिस या क्रेब साइकिल के पार्ट्स हैं, इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स हैं। कीटो एसिड एडेड टू द मीडिया एज एडिशनल एनर्जी सोर्स, और ये क्या करते हैं, जो मैक्सिमम सेल मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कीटो एसिड्स का एडिशन। कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे कि एनर्जी सोर्स है, ग्लूकोज गैलेक्टोज यूज़ होता है, या इसका लो या हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है वो शुगर की यूज़ होती है बेसल मीडिया में। यहाँ पर अमाउंट भी ये लिखा हुआ है कि 1 ग्राम पर लीटर अगर लो है, अगर हाई है तो 4.5 ग्राम पर लीटर जो है वो अमाउंट यूज़ करना है। इसी तरह से वाइटामिन्स को इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये कोफैक्टर का काम करते हैं। विटामिन बी जो है दैट इज़ नेसेसरी फॉर द सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन, और कॉमनली यूज्ड वाइटामिन जो होते हैं वो राइबोफ्लेविन, थायमिन और बायोटिन है। ट्रेस एलिमेंट्स, तो ट्रेस एलिमेंट्स में जिंक, कॉपर, सेलेनियम या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इंटरमीडिएट्स का यूज़ करते हैं। सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो सप्लीमेंट्स में हमारा जैसे एल-ग्लूटामिन है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन्स की एडिशन है। अब जैसा ये मैंने वैसे ऑलरेडी बता दिया है कि बेसिक कंपोनेंट जो है वो कल्चर मीडिया के कौन कौन से रहेंगे, ऑब्वियसली अमीनो एसिड हैं, ग्लूकोज है, विटामिन है, सॉल्ट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमें अप्लाई करने पड़ते हैं। तो जो भी रिक्वायरमेंट है ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी सेल लाइन जो है हम यूज़ कर रहे हैं, उस सेल लाइन के अकॉर्डिंग भी हमारा कल्चर मीडियम जो है वो डिपेंड करता है। तो सेल लाइन के ऊपर मैंने ऑलरेडी प्रीवियस जो भी हमारा लेक्चर है टूल एंड टेक्निक का प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेल लाइन टाइप्स जो हैं उसके बारे में डिस्कस किया है इन डिटेल। तो बफरिंग सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि HEPES या जो भी हमारे नेचुरल बफरिंग सिस्टम्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा नेचुरल बफरिंग सिस्टम है जिसमें हम गैशियस CO2 बैलेंस करते हैं कार्बोनेट बाई कार्बोनेट कंटेंट ऑफ द कल्चर मीडियम, तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें हम CO2 का लेवल 5 to 10% जो है वो मेंटेन करेंगे, और इसको ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर जो है उसका यूज़ किया जाता है। जो भी नेचुरल बफरिंग सिस्टम होते हैं वो लो कॉस्ट के होते हैं और साथ में नॉन टॉक्सिक रहते हैं। इसी तरह से HEPES के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जो कि होता है 4,2 हाइड्रोक्सी इथाइल 1 पाइप्राजेनेथेन सल्फोनिक एसिड। केमिकली बफरिंग यूज वेटर आयन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं।
तो जो भी हमारे पास HEPES है दैट इज़ अ सुपीरियर बफरिंग कैपेसिटी है और इसका pH रेंज जो है वो 7.2 से 7.4 का रहता है और इसमें किसी भी तरह का कोई गैशियस एटमॉस्फेयर कंट्रोल नहीं चाहिए। HEPES जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और साथ में टॉक्सिक होता है। हायर कंसनट्रेशन में अगर हम यूज़ करें सेल के लिए तो ये टॉक्सिक रहेगा। HEPES has also been shown to great increase the sensitivity of the media to phototoxic effects and it induced by exposure to the fluorescent light। बस थोड़ा सा नाम आप याद रखें कि कौन कौन से बफर्स यूज़ किए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर अमीनो एसिड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि आप सबको पता है कि अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे किसी भी सेल कल्चर मीडिया के एज अ इंग्रेडिएंट। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं वो हमें क्या करने पड़ते हैं, ऑब्वियसली ऐड करने पड़ते हैं क्योंकि सेल इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकता है and they are required for the proliferation of the cell and concentration determine the maximum achievable cell density। जैसे कि L-ग्लूटामीन है, इट्स एन एसेंशियल अमीनो एसिड जिसको कि हम ऐड करते हैं। जो भी हमारा L-ग्लूटामीन है ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है NAD के लिए या NADPH के लिए, न्यूक्लियोटाइड्स के लिए और ये एक्ट करता है सेकेंडरी एनर्जी सोर्स फॉर मेटाबॉलिज्म। L-ग्लूटामीन जो होता है वो अनस्टेबल अमीनो एसिड है विद द टाइम और ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट होता है टू अ फॉर्म दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय द सेल एंड शुड दस बी एडेड टू द मीडिया जस्ट बिफोर द यूज़। तो L-ग्लूटामीन को इम्पॉर्टेंट एसेंशियल अमीनो एसिड है जिसको कि हमें एडिशन में लगाना होता है। तो जो भी L-ग्लूटामीन है उसको जब यूज़ करें तो थोड़ा सा इसमें हिदायत जो भी है वो आपको यूज़ करनी पड़ती है बिकॉज कि जो हमारा L-ग्लूटामीन है इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा ग्लूटामीन जो है कि जब भी हम एडिशन करते हैं मोर L-ग्लूटामीन दैन नीडेड फॉर दी ओरिजिनल मीडियम फॉर्मुलेशन बिकॉज क्योंकि ये डिग्रेडेशन है और अगर इसकी डिग्रेडेशन हो जाए तो अमोनिया प्रोड्यूस हो सकता है और आप सबको पता है कि अगर अमोनिया प्रोड्यूस हुआ तो वो सेल को क्या कर सकता है, डैमेज। तो इसकी एडिशन करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि इसकी कंटेंट जो है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट चाहिए, अदरवाइज़ अगर ये ज़्यादा हो गया तो सेल जो है वो अमोनिया की वजह से डैमेज हो जाएगी। जो L-ग्लूटामीन है उसकी जो कंसनट्रेशन रहती है मैमेलियन सेल कल्चर मीडिया में वो 0.68 मिलीमोलर इन मीडियम से लेकर 199 टू 4 मिलीमोलर इन डल्बैको मॉडिफाइड ईगल्स मीडियम में। तो ये कंसनट्रेशन बताई है कि L-ग्लूटामीन की डल्बैको मॉडिफाइड ईगल मीडियम में कितना कंसनट्रेशन रखना है। अगर इनवर्टिब्रेट सेल कल्चर हैं तो उसमें रहता है हमारा 12.3 मिलीमोलर पर लीटर ऑफ दी ग्लूटामिन। इसी तरह से हम जो सप्लीमेंट्स है जैसे ग्लूटामैक्स है मोर स्टेबल है, इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप ग्लूटामिन नहीं यूज़ करना चाहते ग्लूटामैक्स यूज़ किया जा सकता है। या इसके अलावा जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनको भी मीडियम में क्या कर सकते हैं, हम ऐड ऑन कर सकते हैं। सो सप्लीमेंटेशन ऑफ मीडियम विद नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या करता है, ये ग्रोथ एंड इट प्रोलॉन्ग द वाइबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर सेल। Vitamins. Vitamins they are very very important for the growth and proliferation of the cell। आप सबको पता है कि जो भी vitamins हैं they cannot be synthesized in sufficient quantity by the cell, इसलिए हमें ये supplement की form में vitamins को provide करना ही पड़ता है टिश्यू कल्चर में। Again जो भी हम सीरम है that is the major source of the vitamin for the cell culture। However media are also enriched with different vitamins making them suitable for the particular cell line। The B group vitamins, जो B group vitamins होते हैं they are the most commonly added for the growth stimulation। इसी तरह से इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जैसे सोडियम है, पोटाशियम, कैल्शियम आयन है हम यूज़ कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स है, मैंने ऑलरेडी बताया, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज का एडिशन होता है। इसी तरह से माल्टोज या फ्रक्टोज जो है उसको भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। अब प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स, तो आप सबको पता है जो प्रोटीन्स हैं जैसे कि या पेप्टाइड्स हैं जैसे एल्ब्यूमिन है, ट्रांसफेरिन है, फाइब्रोनेक्टिन है, इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो भी हमारे सीरम फ्री मीडिया है उसमें प्रोटीन का एडिशन हमें करना ही पड़ता है। सीरम इज़ रिसोर्स, क्योंकि जब हम सीरम डालते हैं तो उसमें तो ऑलरेडी पहले से ही प्रोटीन्स होती हैं।
हाँ, सीरम फ्री मीडिया में हमें ये प्रोटीन्स ऐड करनी पड़ती हैं। तो अगर जैसे मान लो अगर सीरम रिच सोर्स है, सीरम में क्या क्या होता है, एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन, एप्रोटिनिन, टेट्यूनिन या फिर फाइब्रोनेक्टिन। So albumin is the main protein in the blood acting to bind the water salt free acids, hormones, vitamins, and it is very very important for the transportation between the tissues and the cell. So albumin is important blood protein. इसी तरह से जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है एल्ब्यूमिन की, दैट मेक इट सुटेबल फॉर द रिकवरी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द कल्चर मीडिया। तो ये कुछ एक प्रोटीन्स बताए हैं जो आपको सीरम या सीरम फ्री मीडिया में आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी तरह से एप्रोटिनिन इज़ अ प्रोटेक्टिव एजेंट जो कि सेल कल्चर सिस्टम में यूज़ होता है। ये न्यूट्रल पीएच पे ये या एसिडिक पीएच पे हाईली स्टेबल है और साथ में कैसा होता है, ये रेजिस्टेंट होता है हाई टेम्परेचर और डिग्रेडेशन से भी। प्रोटीओलिटिक एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। और ये सेवरल जो सेरीन प्रोटीएज जैसे ट्रिप्सिन वगैरह जो हैं उसको भी क्या करता है, इनहिबिट करता है। जो फैट्यूनिन है या फैट्विन है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि बाइंड करती है फीटल या न्यू बॉर्न सीरम से एट लार्जर कॉन्सेंट्रेशन दैन द अडल्ट सीरम। ये भी क्या है, इनहिबिटर ऑफ द सीरम सेरीन प्रोटीएजेस। फाइब्रोनेक्टिन जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप सबको पता है कि फाइब्रोनेक्टिन का मेन काम सेल अटैचमेंट का होता है। जो ट्रांसफेरिन होती है वो आयरन ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो भी हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो आयरन की ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए कौन सी प्रोटीन चाहिए, ट्रांसफेरिन। तो ये प्रोटीन्स हमें ऐड ऑन करनी पड़ती है कल्चर मीडिया में। इसी तरह फैटी एसिड, तो जो पर्टिकुलरली जो सीरम फ्री मीडिया होते हैं उनमें फैटी एसिड्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए सीरम फ्री मीडिया में। इसी तरह से ट्रेस एलिमेंट्स कौन कौन से चलते हैं, तो ट्रेस एलिमेंट्स में जैसे कि कॉपर है, जिंक है, सेलेनियम है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनको यूज़ किया जाता है। इसी तरह से कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं किसी भी पर्टिकुलर एंजाइम की फंक्शनैलिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। मीडिया सप्लीमेंट्स, सो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी मीडिया सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कंप्लीट ग्रोथ मीडिया जो पर्टिकुलर सेल लाइन के लिए रिकमेंड करते हैं, सो दे रिक्वायर द एडिशनल कंपोनेंट विच आर नॉट प्रेजेंट इन द बेसल मीडिया। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो बेसल मीडिया में अगर उसको हम खुद डिज़ाइन करेंगे, खुद बनाएंगे, जो भी कंपोनेंट नहीं है वो हमें ऐड ऑन करने पड़ते हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्स बोलते हैं, जो कि पर्टिकुलर सेल की प्रोलिफरेशन या उसके नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हार्मोन्स हो गए, ग्रोथ फैक्टर्स हैं या सिग्नलिंग सबस्टांस हैं जो सेल लाइन के लिए चाहिए, तो इनको हमें क्या करना पड़ता है, सप्लीमेंट्री प्रोवाइड करना पड़ता है। इसी तरह से तो प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है आपने कि सेल लाइंस के लिए हमें बेसल मीडियम में सप्लीमेंट्स जो है उनको क्या करना पड़ता है, ऐड ऑन करना पड़ता है। एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स जो है जैसा कि आप सबको पता है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो तो सेल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड नहीं हैं। तो एंटीबायोटिक्स का मेन काम क्या होता है कि कल्चर में कहीं कोई फंगस या बैक्टीरिया ना आ जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स जो है उसको क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। वैसे ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स जो हैं उसको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो मास्क करती हैं कंटेमिनेशन बाय माइकोप्लाज्मा एंड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। सो जो भी एंटीबायोटिक्स हैं वो किसी पर्टिकुलर सेल की मेटाबॉलिज्म के साथ भी इंटरफेयर कर सकती है, तो एंटीबायोटिक्स का हो सके तो कम से कम यूज़ जो है वो करना चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ द कल्चर मीडिया। प्रेपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया देखते हैं कि जो भी कल्चर मीडियम अवेलेबल है इन 3 फॉर्म्स फॉर कमर्शियल सप्लायर्स। जैसे कि कल्चर मीडिया किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पाउडर्ड फॉर्म में भी होता है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी अवेलेबल है या एज अ वर्किंग सोल्यूशन भी अवेलेबल होता है। तो जो भी पाउडर्ड फॉर्म है इसमें क्या करते हैं, इसको हमें खुद प्रिपेयर करना है एंड स्टरलाइज बाय द इन्वेस्टिगेटर। जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होती है इसको क्या करना पड़ता है, डिल्यूशन देनी पड़ती है इन्वेस्टिगेटर को।
और जो वर्किंग सोल्यूशन होता है इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं विदाउट इट्स मैनिपुलेशन। तो प्लीज़ ध्यान रखें कि कल्चर मीडिया जो है वो 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है, पाउडर्ड फॉर्म, कंसनट्रेटेड फॉर्म एंड वर्किंग सॉल्यूशन। जो पाउडर्ड फॉर्म है दैट इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव बट इट नीड्स स्टरलाइजेशन। तो it is advisable to filter and sterilize it prior to the addition of the serum, as the forming that occur in the presence of serum denature the proteins। तो जो भी पाउडर्ड मीडियम है उसको क्या करते हैं, अच्छे से फिल्टर करते हैं। फीटल बोवाइन या हॉर्स सीरम कैन बी एडेड आफ्टर द फिल्टरेशन। मीडिया शुड ऑलवेज बी टेस्टेड फॉर द स्टरलिटी बाय प्लेसिंग इट एट 37 डिग्री Celsius carbon dioxide incubator for 72 hours prior to its utilization and to ensure that the lot is contamination free। मतलब सीधे बोलने की बात ये है भाई कि जो पाउडर्ड फॉर्म मीडिया की होती है उसको आगे प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। कंसनट्रेटेड को तो सिर्फ डाइल्यूट करना है और वर्किंग सोल्यूशन तो ऑलरेडी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो पाउडर्ड फॉर्म को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फिल्टर आउट करना पड़ता है ताकि उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं रह जाए। तो जो भी इसमें सीरम वगैरह है वो हमें खुद से क्या करना है, ऐड ऑन करना है। चाहे वो फीटल बोवाइन है या हॉर्स सीरम है उसको ऐड ऑन करते हैं। और मीडियम को स्टोर करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस। सिंस सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ द मीडियम आर लाइट सेंसिटिव, तो कोशिश करें कि जो मीडिया आपने तैयार किया हो उसको डार्क में क्या करना है, स्टोर करना है। सो दिस इज़ लिटिल बिट अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द मीडिया कि मीडिया को प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से क्राइटेरिया क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी कौन सा मीडियम जो है पर्टिकुलर सेल के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या बताया गया है कि जो भी आपकी चॉइस ऑफ सेल कल्चर मीडियम है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और ये सेल कल्चर एक्सपेरिमेंट्स की अफेक्ट करती है। सिलेक्शन ऑफ मीडिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल कि कौन सी टाइप की सेल को हम कल्चर कर रहे हैं and also the purpose of the culture and resource available in the laboratories. Different cell types have highly specific growth requirement. Therefore, the most suitable media for each cell type must be determined experimentally. तो किसी भी सेल टाइप को यूज़ करने से पहले according to your requirement you should know about कि which type of media that should be used. So in general it is always good to start with MEM for adherent cell and RPMI 1640 for suspension cell। तो अगर मान लो adherent cell है तो उसके लिए मीडियम आप MEM यूज़ करेंगे और अगर सस्पेंशन सेल है तो उसके लिए हम RPM1 6040 जो है उसका यूज़ करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी सेल लाइन है, मीडियम कौन सा यूज़ होगा और उसकी एप्लीकेशन क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि जैसे हीला बी सेल लाइन है, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, एपिथेलियल। स्पीसीज कहाँ से लेते हैं इसको, ह्यूमन से। तो मीडियम कौन सा यूज़ करते हैं इसमें, MEM प्लस 2 मिलीमोल ग्लूटामीन प्लस 10% FPS और साथ में ऐड करते हैं 1% नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो एप्लीकेशन क्या है, ये ट्यूमरोजेनेसिटी और वायरस स्टडी में यूज़ की जाती है, ये वाली सेल लाइन है। इसी तरह से अगर हम HL60 की बात करें तो ये लिम्फोब्लास्ट मॉर्फोलॉजी है, ह्यूमन से लेते हैं। इसके लिए हम RPMI 6040 और 2 मिलीमोलर ग्लूटामीन और 10 to 20% FPS का यूज़ करते हैं और ये डिफ्रेंसिएशन स्टडीज़ में यूज़ होता है। तो ये पूरा चार्ट आप गो थ्रू कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सेल लाइन के लिए कौन सा मीडियम जो है वो यूज़ किया जाता है और उसकी सेल लाइन की एप्लीकेशन क्या है। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सेल लाइन के ऊपर हमने ऑलरेडी जो भी हमारा वीडियो है उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसी तरह से प्राइमरी कल्चर, ये भी हमने ऑलरेडी आपको बताया कि प्राइमरी कल्चर क्या होती है। कि प्राइमरी कल्चर क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी आपका पर्टिकुलर प्लांट है या एनिमल है, उससे हम टिश्यू को रिमूव करते हैं और उस टिश्यू से सेल लेते हैं और उस सेल की क्या करवाई जाती है, कल्चरिंग करवाई जाती है। उसी सेल को कल्चर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कल्चर। और प्राइमरी कल्चर के बाद जब फर्दर इन पर्टिकुलर सेल्स की
सब कल्चरिंग करवाई जाती है, उसके बाद हमारे पास तैयार होती है सेल लाइन। तो प्राइमरी सेल कल्चर भी हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि प्राइमरी सेल कल्चर जो है वो क्या होती है। इसी तरह से ये पार्टिकुलर सेल और उन सेल के लिए जो भी मीडिया यूज़ होगा, ये बताया गया है कि पर्टिकुलर सेल के लिए कौन कौन सा मीडियम जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कि एंडोथेलियल सेल है या बोन मैरो सेल है, ग्लियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल हैं, या टी सेल्स हैं, या हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, तो उसके लिए कौन सा मीडियम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये सारा डाटा जो है वो यहाँ पे बताया है कि अगर हमारे पास MEM मीडिया है, तो जैसे कि चिक एम्ब्रियोब्लास्ट हैं या CHO सेल्स हैं उनके लिए, या फिर हमारे पास DMEM मीडियम है तो ये एंडोथीलियम है उसके लिए यूज़ होता है, या टी सेल लिम्फोसाइट के लिए हम RPM1 6040 जो है उसका यूज़ करते हैं। और जो न्यूट्रिएंट मीडियम है जैसे कि F10 या F12 है, ये चिक एम्ब्रियो पिगमेंटेड रेटिना या बोन या कार्टिलेज या डिपोज टिश्यू या एम्ब्रियोनिक लैंग सेल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से IMDM है, बोन मैरो है, या हीमेटोपोइटिक प्रोजेनाइटर सेल्स हैं, या ह्यूमन लिम्फोब्लास्टॉइड ल्यूकीमिया सेल है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप गो थ्रू कर सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर मीडिया जो है वो किस तरह की टिश्यू या सेल लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो भी इस लेक्चर में जो मैंने रेफरेंसेस यूज़ किए हैं वो मैंने यहाँ पर दे दिए हैं कि कौन कौन से रेफरेंस जो है, जो भी हमने ये कंटेंट लिया है वो कहाँ से लिया है, तो ये रेफरेंस जो है ये आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो होपफुली आपको कल्चर मीडिया और जो भी कल्चर मीडिया के टाइप्स हैं, कल्चर मीडिया में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं या कौन कौन से सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, या कल्चर मीडिया को तैयार कैसे किया जाता है, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो मैंने इस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप इस क्वेरी को पूछ सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपको PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF जो है, इस कंपोनेंट का जो भी PDF है कल्चर मीडिया का, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।